अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित ज़्यादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। ये आज का वीलॉग तो मुझे हालत मजबूरी में करना पड़ रहा है, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं करना था। और करना इसलिए पड़ रहा है कि यके बाद दीगरे मुझे दो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की खबरें मिली, एक बरतानिया से और दूसरी पाकिस्तान से। अब से तकरीबन 2 घंटे पहले मुझे ये पता चला कि इस्लामाबाद की एक अदालत ने, और सोशल मीडिया से पता चला है, अभी उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है वो आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। तो इस्लामाबाद की एक अदालत ने, सेशन जज सिपरा साहब जो हैं ऑनरेबल, उन्होंने मुझे और चंद और सहाफ़ियों को, जो सब बहुत नामी गिरामी है, मैं भी उनके नाम भी आपके साथ शेयर करता हूँ, हम सबको डिजिटल टेररिज्म की मद में उन्होंने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। और जज सिप्रा साहब को गुस्सा इतना ज़्यादा था हमारे ऊपर डिजिटल टेररिज्म करने का, कि उन्होंने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा हमें सज़ा जो है वो सुनाई। अब इसका मतलब क्या है और इससे ये क्या हासिल करना चाहते हैं, इसका भी एक एनालिसिस जो है हम कर लेते हैं। वैसे देखें, अफ़सोस की बात ये है कि असल में जिसको उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, इतना फ़नी मुल्क है ये, इतना अजीबो-गरीब मुल्क है। अगर मैं कोई चे लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि पे की बजाय इसका नाम चे से शुरू होना चाहिए था, तो आप में से बहुत से लोग जो है नाज़ुक ज़मीनों के ऊपर बल जो है वो पड़ जाते हैं। जिसको उम्र कैद सज़ा होनी चाहिए थी, उनमें से एक जो है उम्र कैद वालों का सरगना, वो प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क का। दूसरा जो उम्र कैद वाला है, जिसको उम्र कैद होनी चाहिए 100 दफ़ा, वो इस मुल्क का सदर है और इनका सुप्रीम कमांडर है। तीसरी जिसको उम्र कैद होनी चाहिए थी कैलिबरी फ़ॉन्ट की, वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की। और बाकी भी इसी किस्म के तमाम लोग जो हैं वो मुख्तलिफ अहम पोजीशंस के ऊपर इस मुल्क के अंदर लगे हुए हैं। और जिसको किसी मेंटल असाइलम में होना चाहिए था, वो इन सबको तिगनी का नाच नचा रहा है और पूरा मुल्क जो है वो चला रहा है। बहरहाल ये अजीबो-गरीब किस्म का मुल्क है। तो मैं क्या कर रहा था, क्यों मुझे ये वीलॉग नहीं। अच्छा, दूसरी खबर मुझे बरतानिया से मिली, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब के घर ने, उन्होंने उन्हें ट्वीट किया और मुझे नहीं पता था। मैं कुछ और चीज़ों में फंसा हुआ था, जो मैं भी आपको बताने लगा हूँ कि इसमें फंसा हुआ था। तो जब मैंने देखा कि तकरीबन 10-11 घंटे हो चुके हुए थे, मैंने वो ट्वीट देखा बैरिस्टर शहजाद अकबर का, जिसमें उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर की शब में, शाम में एक बार फिर उनके घर के ऊपर हमला हुआ, जहां उनके घर के अंदर तोड़-फोड़ की गई, यानी वैंडलिज़्म की गई। और उनके घर को, क्योंकि बरतानिया में वेस्ट में घर जो हैं सारे लकड़ी के बने होते हैं, उनके घर को आग लगाने की कोशिश की गई, जिससे जानी नुकसान भी हो सकता था। और मैं एक सोच में पड़ गया कि किस किस्म का रिएक्टिव माइंडसेट है। 24 तारीख को भी उनके घर पे हमला हुआ, दोबारा हमला कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है, किस किस्म का यहाँ पे मैसेज देने की जो है कोशिश की जा रही है। अभी मैंने, और फिर मैंने सोचा कि अब ज़ाहिर है मुझे इसके ऊपर एक वीलॉग करना चाहिए। मैंने उसके ऊपर एक कोट ट्वीट लिखा बैरिस्टर शहजाद के ट्वीट के ऊपर, जिससे मैंने बरतानिया के तमाम, जो ना सिर्फ मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर के स्टामर के ऑफिस को, जो उनकी जो होम मिनिस्टर हैं शबाना महमूद साहिबा को, उनकी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अलावा एफबीआई को, उसके अलावा मैंने बरतानिया के जितने बड़े अखबार हैं, टेलीग्राफ है, इंडिपेंडेंट है, टाइम्स है, इकोनॉमिस्ट है, उन सब के एडिटर्स को मैंने उसमें टैग किया। और मेरा आर्गुमेंट ये था, क्योंकि बैरिस्टर शहजाद ने इससे पहले प्राइम मिनिस्टर से ये अपील की और ब्रिटिश पुलिस से ये अपील की कि इस पे उनको बहुत सख्त स्टैंड लेने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने भी एज़ ब्रिटिश सिटीज़न मैंने ये आर्गुमेंट रखा कि बरतानिया जो है वो सदियों से डिसेंटिंग वॉइसेस को प्रोटेक्ट करता चला आया है। ये मुल्क है, ये वो कौम है जिसने डेमोक्रेसी के ऊपर स्टैंड लिया है। मतलब जो फ्रंट लाइन लिबरल स्टेट है दुनिया की, जो चंद स्टेट्स हैं, उसमें बरतानिया का शुमार होता है। और बरतानिया से एक होप निकलती है। और यहाँ पर ये जो हमला करवा रहे हैं, ये दर हकीकत टेक्निकली तौर पे इन हमलों को असॉल्ट एंड बैटरी और वैंडलिज्म की मद में रख रहे हैं, जिसकी कानूनी इम्प्लीकेशंस कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती। फॉर इंस्टेंस असॉल्ट एंड बैटरी जो है, उसकी मैक्सिमम सज़ा बरतानिया में 5 बरस है। तो अगर मैक्सिमम नहीं मिलेगी तो 2, ढाई, 3 बरस मिलेगी। और अगर कोई ऐसा शख्स पकड़ा भी जाता है, बोल तो ऐसे लोग पकड़े जाएंगे नहीं, लेकिन अगर पकड़ा जाता है तो फिर उसके बाद एक जो लीगल प्रोसेस में फंस जाएंगे, लेबरिंथन होगा, कोर्ट्स के मसले होंगे, कभी भी मामले की तह तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो मेरा आर्गुमेंट ये था कि ब्रिटिश पुलिस को इसे ट्रांसनेशनल टेररिज्म में और ट्रांसनेशनल टेररिज्म की मद में इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज जब तक इसको वो एक नॉर्मल असॉल्ट एंड बैटरी में करेंगे, इसका कोई हल जो है वो नहीं निकल सकेगा। तो अभी मैं इन सारी सोचों में था। फिर मैंने थोड़ा सा कहा कि ईरान की मैं डेवलपमेंट्स देख लूँ। फिर मैंने देखा कि मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के दरमियान क्या हो रहा है, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। इन्हीं तमाम चीज़ों में था जब मुझे खबर मिली कि मेरे अपने ऊपर जो है उम्र कैद की सज़ा मुझे हो गई है 2 दफ़ा इस्लामाबाद में। और ये सज़ा जो है उसमें मेरे साथ जो है वो साबिर शाकिर साहब को भी हो गई है। उसके बाद अभी मुझे ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन साबिर शाकिर साहब को भी हो गई है, आदिल राजा साहब को भी दोबारा। उनको वैसे क्यों होगी, इनको पहले बहुत सी सज़ाएँ दे चुके हैं। आदिल राजा को भी हो गई है। उसके अलावा अब ये भी क्लियर, वजाहत सईद साहब का भी उसमें नाम है। फिर ये क्लियर नहीं है कि हैदर मेहदी साहब को भी हो गई है, अकबर हुसैन साहब को भी हो गई है, कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन को भी हो गई है। और उसके अलावा शाहीन सेबाई साहब। अब ये मुझे क्लियर नहीं है कि किस किस के, मैंने उसके कुछ पोस्टर ज़रा देखें, ये हमें सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, हम इसको बहुत बेहतर तौर पे समझ सकेंगे। लेकिन मैं क्या कर रहा था, मैं क्यों नहीं वीलॉग करना चाह रहा था। पहले तो मेरी दोनों बेटियां जो हैं वो 15 दिन से, 2 हफ्ते से
बरतानिया में थीं, वो आज वापस आईं क्योंकि उनकी किसी कज़न वगैरह की शादी थी यूरोप के अंदर, और जहाज़ों में फिरती रहीं, ट्रेन्स में फिरती रहीं, तो बहुत उनको फ्लू हुआ था, मुझे खुद भी फ्लू हुआ था, तो मैं उनके साथ वक्त जो है वो गुजारना चाहता था। एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि ये किताब जो है, जिसका मैंने चंद दिन पहले आपको मैंने इसका इमेज आपको दिखाया था, हाउ द वर्ल्ड मेड द वेस्ट, इसके 2 चैप्टर मेरे रह गए थे, 450 पेजेस की किताब है, और मैं इसे ख़त्म करना चाह रहा था। फिर मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं 2025 का एक एनालिसिस, और 2026 में क्या होगा, उसकी अहमियत क्या है, तो मैं उसके ऊपर बैठा रिसर्च कर रहा था। ये आप देख सकते हैं, मैं देखना चाहता था कि जो बेस्ट पॉसिबल पब्लिकेशंस हैं, इकोनॉमिस्ट से बेहतर पब्लिकेशन कोई नहीं है, और भी देख रहा था इसके अलावा भी न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह से, कि 2025 को दुनिया के बेहतरीन जो माइंड्स हैं उन्होंने इसको कैसे एनालिसिस किया है, 2026 के बारे में उनकी क्या प्रेडिक्शंस हैं। तो इन इसमें भी एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में मसले, कभी कुछ बोल पड़ता है, कभी कुछ बोल पड़ता है, ये घड़ी बोल पड़ी। सो मैं इन तमाम चीज़ों में था जब मुझे ये खबर मिली कि अब मैं खुद जो हूँ एक सर्टिफाइड मुजरिम मैं हो चुका हूँ। तो मैं थोड़ा सा पहले इसका आपको बताना चाहता हूँ कि ये मामला है क्या। ये जिस केस में हमें उम्र कैद इन्होंने सज़ा सुनाई, मेरा ख्याल है बाकी सबका भी यही केस है। ये 9 मई 2023 में डिजिटल टेररिज्म हमने करवाई। डिजिटल टेररिज्म कैसे करवाई? 9 मई के वाक़यात में इन्होंने बाकी सबको तो पाकिस्तान में पकड़ लिया 9 मई की रात को, और 10 मई को इन्होंने 10,000 लोग पंजाब में गिरफ्तार कर लिए। लेकिन मेरे खिलाफ, और बाकी सबकी भी यही सूरत हाल है, मेरे खिलाफ जो एफआईआर है वो 1 महीना और 4 दिन के बाद इन्होंने 13 या 14 जून को, यानी 13 जून अगर है तो 1 महीना 4 दिन के बाद इन्होंने ये एफआईआर मेरे खिलाफ काटी। एफआईआर जब मुझे मुझे पता चला कि एफआईआर कटी है, और मैंने एफआईआर पढ़ी नहीं थी, तो मेरा ख्याल था कि एफआईआर में ये होगा कि मोईद पीरज़ादा ने और बाकी सब ने अमेरिका से या बरतानिया से बैठ के लोगों को उकसाया, वो ऐसी बातें करते हैं जिसके नतीजे में लोग बिफर गए, गुस्से में आ गए, इंसाइटमेंट टू वायलेंस होगी, और लोग चले गए, उन्होंने जाके कुछ कर दिया। लेकिन इससे कानूनी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती थी, बिकॉज उसमें तो फिर इनडायरेक्ट बात आ जाती है, केस नहीं इनका बनता था कानूनी तौर पे। तो इन्होंने जो केस बनाया वो बड़ा मज़हब का केस था, कि जो एफआईआर में लिखा है कि एक शख्स, पता नहीं क्या उसका नाम था, शायद असल में बंदा है भी कि नहीं है, सन ऑफ दिस सन दैन एंड दैट, तो वो गया है एक थाने में, और वहाँ जाके उसने ये कहा है, और ये वो गया है 13 जून को, यानी 1 महीना 4 दिन गुजर चुके हैं 9 मई को। इस पूरे टाइम में उसको उस दिन ख्याल नहीं आया, 10 दिन के बाद ख्याल नहीं आया, 15 दिन के बाद नहीं आया, 20 दिन के बाद नहीं आया, 25 दिन के बाद नहीं आया, 30 दिन के बाद नहीं आया, उसको पूरा 1 महीना 4 दिन के बाद जब जीएचक्यू ने, आईएसआई ने अपारा से फैसला किया कि एफआईआर दर्ज करनी है, तब उसको ख्याल आया। वो गया एक एसएचओ के पास, और वहाँ जाके उसने कहा कि मैं 9 मई को जब अपने घर से निकला सुबह, इसका मतलब है दोपहर के करीब की वो बात कर रहा है, बिकॉज शाम को तो नहीं निकला होगा, तो वो दोपहर को जब अपने घर से निकला, तो वो आगे इस्लामाबाद में किसी जगह पहुंचा। ये मुझे जगह समझ नहीं आई जहाँ एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, बिकॉज मैं तो इस्लामाबाद में रहा हूँ सारी उम्र ही, मुझे नज़र नहीं आई कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन। बहरहाल वहाँ पर एक क्राउड जो है, एक हजूम जो है, वो मुश्तैल हजूम मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला कर रहा था। और ये आदमी इतना दलेर था कि ये उस मुश्तइल हजूम के करीब चला गया, और वहाँ जाके इसने देखा कि हर आदमी जो था उस हजूम में, उसके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन था, और उन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर मोईद पीरज़ादा उनको डायरेक्शन बता रहा था कि कहाँ जाके हमला करना है। ये इतना मज़ाक़ा खेस एफआईआर इनको क्यों काटनी पड़ी? बिकॉज अगर ये कहते हैं कि उसके प्रोग्राम से मोईद पीरज़ादा से मुतासर होकर लोगों ने किया है, तो केस नहीं बन सकता था, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो इसने बाकायदा पूरी एफआईआर की एक डायरेक्शन बनाई है कि मोईद पीरज़ादा अमेरिका से बैठ के लोगों को बता रहा था कि हमले कहाँ करने हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये इस्लामाबाद की जिस भी इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ है, ये दोपहर को हुआ है, और ये एफआईआर काटते हुए ये बात भूल गए कि अमेरिका उन दोनों में आजकल 10 घंटे का फ़र्क है, मैं आपसे 10 घंटे पीछे हूँ पाकिस्तान से, और उन दोनों में 9 घंटे का फ़र्क था। तो 9 घंटे का फ़र्क का मतलब ये है कि जब मैं सुबह उठा पौने 10 बजे, तो उस वक़्त पाकिस्तान में शाम के पौने 7 हो चुके हुए थे, और मेरा पहला जो टाकरा हुआ वो इन सब साहिबान से हुआ, वजाहत सईद से, आदिल राजा से, साबिर शाकिर से, जो लोग इस सारी रनिंग सिचुएशन के ऊपर एक रनिंग कमेंट्री कर रहे थे कि ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, और सब लोग रो रहे थे, पीट रहे थे, अफसोस कर रहे थे, और मैं भी उस अफसोस में, उन नोहानी के प्रोसेस के अंदर शामिल हो गया। उस वक़्त तक जो होना था वो हो चुका हुआ था उससे पहले, और मार-धाड़ जो है वो सारी हो चुकी थी। शाम के तकरीबन पाकिस्तान के हिसाब से शाम के 7 बज चुके थे, या उससे भी आगे का वक़्त था। एक तो इसकी ये इनकी एफआईआर का डिफेक्ट है। अब इसमें ये इन्होंने क्यों की है, मैं थोड़ा-सा इसको देख लूँ कि अ, अब ये भी एक पॉइंट है कि अपनी लैंग्वेज जो है वो ठीक तरह से कई दफ़ा नहीं पढ़ी जाती। जज सिपरा साहब का मैंने लिखा कि जज सिपरा साहब सुना है बहुत अच्छे आदमी हैं, बेचारे ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो भी है उस पे मजबूरी होती है। हर आदमी को तारिक महमूद जहांगीरी की तरह या बाबर सत्तार साहब की तरह, या इसे कहते हैं मौसम कियानी की तरह नहीं हो सकता, तो ज़ाहिर है उनको प्रेशर, उन्होंने प्रेशर में कर दिया।
इसको उन्होंने इस्तेमाल कहाँ करना है इस केस को, ये मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बाकी अभी वकला से बात करूँगा। मेरा ख़्याल है एक तो उन्होंने अमरीकी हुकूमत के पास कोई फ़ाइल देनी होगी कि जनाब पाकिस्तान की एक अदालत ने कहा है कि ये लोग अमेरिका की सरज़मीन से बैठ के या बरतानिया से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिजिटल टेररिज़्म कर रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि उसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं, अमेरिकन हुकूमत उसके ऊपर क्या करेगी, ये मुझे पता नहीं है। ये मैं सिर्फ़ कयास आराई कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि गूगल को, यूट्यूब को इन्होंने मज़ीद इम्प्रेस करना होगा कि देखिए ये लोग यूट्यूब के ज़रिए पाकिस्तान में, अब तो एक अदालत ने फ़ैसला कर दिया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं, इसीलिए इसके लिए डिजिटल टेररिज्म की टर्म जो है वो इन्होंने इस्तेमाल की है। तो अभी इसका पता नहीं है कि इसका क्या मतलब है। अब ये जब क्लियर होगा तो फिर मैं मज़ीद इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा, इसकी इम्प्लीकेशन को। अभी मैंने इसके हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग आपसे एक और भी बात करनी है, अभी बात ख़त्म नहीं हुई। बैरिस्टर शहज़ाद अकबर के घर के ऊपर जो हमला है वो बहुत परेशान कुन और हैरान कुन किस्म की डेवलपमेंट है, क्योंकि मैं हैरान इसलिए हूँ कि जैसी कैसी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इतनी अजीब तो कभी भी नहीं थी कि अभी 26 तारीख को जो हुआ उसका भी इल्ज़ाम उनके ऊपर है। फिर उसके बाद अभी दोबारा आप 31 दिसंबर को कर दें। और अब ये कौन करा रहा है, मेरा ख्याल है ये पूरी चेन ऑफ कमांड है उसके दरमियान में। ये ज़रूरी नहीं है कि टॉप से ये सारे फैसले हो रहे हों। इस चेन ऑफ कमांड में कोई ना कोई ऐसा है जो बैरिस्टर शहजाद अकबर से और आदिल राजा से शदीद खार खाता है, नफरत करता है। और उसकी वजह मुझे ये समझ आती है कि मैं फिर भी एक एनालिसिस की ज़ुबान में बात करता हूँ। बैरिस्टर शहजाद जो हैं वो बहुत सख्त तरीके से, जिसे कहते हैं ना, डिफाइंस की लैंग्वेज में बात करते हैं, और आदिल राजा तो खैर उसके भी दो हाथ आगे ही होते हैं। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो अपना जो मिलिट्री डिसिप्लिन है वो पूरी अवाम, रियाया, सब्जेक्ट पूरी पाकिस्तानी कौम पे इम्पोज वो कर चुके हैं, वो इम्पोज कर देना चाहते हैं। बिकॉज फौज के अंदर उनको यस सर, सर शेल बी डन, थैंक यू सर वगैरह वगैरह। थैंक यू का तो कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब कि यस सर, सर कंसिडर डन टाइप होता है। तो उनको इस किस्म की जो ये डिफाइंट लैंग्वेज है ना बैरिस्टर शहजाद अकबर की, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दूसरी बात है कि बैरिस्टर शहजाद और आदिल राजा जो हैं, इनकी सेकंड टियर जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनका भी जिक्र करते रहते हैं और उनका नाम लेते रहते हैं, बताते रहते हैं कि अंदर इनकी क्या साजिश हो रही है। इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा गुस्से में जाते हैं, ये मुझे इसकी बात समझ आती है। दूसरा इसका एक मतलब समझ आता है कि जब ज़ाहिर है इन्होंने बैरिस्टर शहजाद के साथ उनकी उनकी उनको ज़ाहिर है ज़दवकूब किया गया, उनकी नाक की हड्डी टूट गई जो बताते हैं 2 जगह से। तो इनका ख़्याल था कि बैरिस्टर शहजाद जो हैं वो नीचे होके बैठ जाएँगे और सरेंडर कर देंगे। मकसद है कि खौफ की इन्होंने सूरत हाल पैदा करनी चाहिए। लेकिन बैरिस्टर शहजाद जो हैं उन्होंने उल्टा काम किया कि वो बजाय खौफ के उन्होंने और ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद वो उन्होंने बरतानिया में, लंदन में पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर बहुत सैकड़ों लोगों को जाके, उसके साथ जाके उन्होंने एक मुज़ाहरा भी किया। तो अब इन्होंने ज़रूरी समझा होगा कि बैरिस्टर शहजाद का दिमाग जो है वो ठीक करना है। ये मुझे कुछ इसकी समझ आती है। वरना अदरवाइज़ इट डज़न्ट मेक एनी सेंस कि आपने अभी किया है, आप मैसेज दे चुके हैं, आप दोबारा ये चीज़ करेंगे। ये भी ऐसी चीज़ है जिसे हमें हमें समझना है। और लंदन के मुज़ाहरे के बाद इन्होंने ये मैसेज देने की भी कोशिश की है कि हम इस किस्म के अवामी मुज़ाहरे से या तुम लोगों के प्रोटेस्ट जो है उससे कोई बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं होते, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसकी असल जो भी सेंस हमें कुछ दिनों में समझ आ जाएगी। अब मैंने कहा ना कि मैंने एक और बात आपसे करनी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ट्विटर के ऊपर मेरे अगर ट्विटर हैंडल पे आप चले जाएँ, तो आपको एक कोट ट्वीट मिलेगा जो मैंने प्रवीण सोनी साहब की एक वीडियो के ऊपर किया है। प्रवीण सोनी साहब हिंदुस्तान के बड़े रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। आर्मी से रिटायर हुए एज मेजर, उसके बाद अपना एक मैगज़ीन रन करते हैं, बड़ा पॉपुलर फोर्स मैगज़ीन है, प्रोफेशनल मैगज़ीन है। और उसका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर वो खुद भी मोनोलॉग्स करते हैं, लोगों के इंटरव्यूज़ भी करते हैं। मैंने भी एक दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट की थी, मुझे भी उन्होंने एक डिस्कशन में ज्वाइन किया जिसको बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने, 80,000 1 लाख लोगों ने उस डिस्कशन को देखा था। प्रवीण सोनी साहब ने एक वीडियो की जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो मई की हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग थी 4 दिन की, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बंद करवाई। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप ने बंद करवाई प्रेशर दे के। लेकिन उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि नरेंद्र मोदी की रिक्वेस्ट, ये उनका एनालिसिस है कि नरेंद्र मोदी की रिक्वेस्ट पे, हिंदुस्तान की रिक्वेस्ट पे डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंद करवाई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे एक्नॉलेज नहीं किया। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की डीजीएमओ की कॉल के ऊपर जो है ये जंगबंदी जो है हुई। इसके प्रूफ के तौर पे उन्होंने कहा क्या कहा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है इसके आखिर की बात। प्रूफ के तौर पे उन्होंने कहा कि, और ये जो हमारा केस है इसके साथ भी ये रिलेटेड है, कि 8 मई को उन्होंने प्रूफ ये दिया कि हिंदुस्तान की जो एम्बेसी है वाशिंगटन में, उसने एक प्रेस रिलीज इशू की जिससे पता चला कि हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एनएसए जो हैं अजीत डोवाल साहब, उन्होंने मार्को रूबियो से बात करनी थी, उन्होंने कर ली। और मार्को रूबियो के पास जो सेक्रेटरी स्टेट है उनके पास एडिशनल चार्ज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एनएसए का भी था। उसके बाद प्रवीण सोनी साहब ये कहते हैं कि 10 मई को
मॉर्निंग में ट्रंप ने ट्वीट किया कि मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ने जंगबंदी जो है उस पर उनका एग्रीमेंट हो गया, और उसकी थोड़ी देर के चंद घंटों के बाद हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में अब जंगबंदी हो रही है, बिकॉज पाकिस्तान की डीजीएमओ ने इंडिया के डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री जो ऑपरेशंस होते हैं उनको कॉन्टैक्ट कर लिया। अब प्रवीण सोनी साहब जो है वो फॉर सम रीजंस जो हमें नहीं पता क्या वजह है, हिंदुस्तान की फ़ौज के खैर बहुत क्रिटिकल है, उनके सारी ही कमेंट्रियाँ, वीडियोस, राइटिंग जो है उसमें ये चीज़ होती है। और वो अगर आप उनको देखते हैं, मैं उनके बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोस देखी हैं, उनकी तहरीर भी देखी है, वो बहुत ज़्यादा उनको आप आसानी से कह सकते हैं कि वो प्रो पाकिस्तान भी हैं और वो प्रो चाइना भी हैं। तो उनका सारा ही एनालिसिस इस किस्म का होता है। इस एनालिसिस के अंदर, इस एनालिसिस में इसकी असल चीज़ पे आता हूँ, लेकिन इस एनालिसिस में बड़ा झोल है, बिकॉज वो कह रहे हैं कि 8 मई की वो सारी अपना जो एनालिसिस बेस करते हैं, इस चीज़ पे बेस करते हैं कि 8 मई 2025 को हिंदुस्तान के एनएसए और अमेरिका के एनएसए में जो बात होनी थी, उसका मतलब है कि हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका से जंगबंदी मांग रहा था। ग्राउंड रियलिटी क्या थी 8 मई 2025 को हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान? ग्राउंड रियलिटी ये थी कि 7 तारीख की रात में और 8 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में हिंदुस्तान के सैकड़ों जो ड्रोन्स थे वो पाकिस्तान के शहरों में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची में दंदनाते फिर रहे थे, दूर दूर तक पहुँचे हुए थे पाकिस्तान में। और क्यों ये ड्रोन्स आए पाकिस्तान में? ये इसलिए आए कि 7 मई को जब हिंदुस्तान ने अर्ली मॉर्निंग में पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने हमला किया 9 मकामात पे, तो वो एक सेल्फ कंटेन्ड हमला था जिसमें उन्होंने अपना मकसद तो था कि हमने कश्मीर रिलेटेड जो पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट से दहशतगर्द हैं, हमने उनके 9 मकामात को टारगेट करना है पहलगाम का बदला लेने के लिए। और ये मकामात भावलपुर में थे, मुरीदके में थे, मुजफ्फराबाद में थे और कोटली में थे। वो कर चुके थे। उसके बाद वो ये एक्सपेक्ट करते थे कि अब उन्होंने और कुछ नहीं करना। अगर उनके 5 जहाज़ और 1 ड्रोन ना गिर गया होता और उससे उनकी इतनी सुबकी ना हो गई होती और पाकिस्तान को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट या एसेंडेंसी या डोमिनेंस ना मिल गई होती कि जी हमने तो मैदान मार लिया और हिंदुस्तान के जहाज़ गिर गए और इतनी बड़ी खबर न बन गई होती, इंडियन एयरफोर्स आईएएफ की उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की ह्यूमिलिएशन उस स्टेज पे ना हुई होती, तो उन्होंने उसको एस्केलेट नहीं करना था। 7 तारीख की रात में और 8 तारीख की मॉर्निंग में जो ड्रोन्स आए वो दर हकीकत कैरी तो लॉइटरिंग म्यूनिशन भी करते थे इक्का दुक्का, लेकिन उन्होंने अक्सर जगहों पे हमले नहीं किए। वो खालिस्तान सर्वेलेंस ड्रोन्स थे। और आपको पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ने उस वक्त लोगों को वार्न किया था कि इनको हम गिरा इसलिए नहीं रहे बिकॉज जब इनको हम टारगेट करेंगे अपने इक्विपमेंट से, ये गन्स के ज़रिए, तो इनको हमारी लोकेशंस का पता चलता है। तो वो सर्वेलेंस ड्रोन्स थे जो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम या रडार सिस्टम को असेस कर रहे थे। एंड देन इट वॉज फॉलोड बाय द रियल थिंग, जो कि उनकी एयरफोर्स ने या उनकी मिलिट्री ने पाकिस्तान के 11 पाकिस्तान एयरफोर्स के बेसिस के ऊपर उन्होंने उसके चंद घंटों के बाद, अब आप कह सकते हैं कि 8 तारीख की रात को या 9 तारीख को उन्होंने पाकिस्तान के बेसिस के ऊपर उन्होंने हमला किया। जिसके जवाब में जब पाकिस्तान ने असेस किया कि नूर खान एयरबेस पे उनका लॉस हो गया, तो पाकिस्तान ने भी एक बड़ा भरपूर जवाबी हमला किया। अब अगर आर्गुमेंट ये बन जाए, दलील ये बन जाए कि हिंदुस्तान परेशान हुआ उससे, घबरा के उन्होंने अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि आप इसे कहते हैं हमारी पाकिस्तान से जंगबंदी या सीज़ फायर करवाएं, तो वो मोमेंट 9 तारीख की रात को या 10 तारीख की मॉर्निंग में आता है। इससे पहले वो मोमेंट नहीं आ सकता। 8 तारीख को मार्को रूबियो और हिंदुस्तान के एनएसए के दरमियान में जो एक एंगेजमेंट है, वो हिंदुस्तान की तरफ से सीज़ फायर की अपील में ट्रांसलेट नहीं होती है। ठीक, अब सीज़ फायर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और हम इसको कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, उस वक़्त हुआ जब पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर ये अलार्म रेज़ किया कि जंग एक ऐसी स्टेज पे आ चुकी है अपने सोर्सेज़ के ज़रिए विद मार्को रूबियो, और पाकिस्तान की जो कम्युनिकेशन है वो अमेरिका के साथ, सेंटकॉम के साथ, सीआईए के साथ हिंदुस्तान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसका हमें इन्हीं दिनों में बेहतर इसकी हमें अंडरस्टैंडिंग हुई है, बिकॉज पाकिस्तान का एक अम्बिलिकल रिलेशनशिप है अमेरिकन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से। तो पाकिस्तान ने ये दुहाई दी कि ये जंग अब हमारे हाथ से बाहर निकल सकती है, ये न्यूक्लियर हो सकती है, चूँकि हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसके बहुत करीब हमला किया गया है, नूर खान एयरबेस एंड सो ऑन। तो ये इसकी सिचुएशन बनती। अब आ जाए इस चीज़ पे कि ये ऐन मुमकिन है कि प्रवीण सोनी साहब का एनालिसिस बिल्कुल सही हो और मेरा एनालिसिस जो है वो बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इस दोनों चीज़ों की किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं है। ये सारी तमहीद मैंने बांधने के लिए आपको बात बताई। बात जो नोट करने वाली है, कि बात शुरू हुई थी ना कि मेरे खिलाफ इन्होंने, और वजाहत सईद, मैं, साबिर शाकर, हम सब ने डिजिटल टेररिज्म की और हमें 2-2 दफ़ा इन्होंने उम्र कैद पाकिस्तान से सुना दी। ज़रा गौर कीजिए कि प्रवीण सोनी साहब जो हैं वो हर दिन अपने घर से
सोते हैं, वहाँ से निकलते हैं, नाश्ता करते हैं, गाड़ी में, मोटर कार में, टमटम में बैठ के वो अपने दफ्तर पहुँचते हैं, वहाँ से फोर्स मैगज़ीन रन करते हैं और वहाँ अपने दफ्तर से बैठ के वो अपने मोनोलॉग्स करते हैं और दे क्लास लेते हैं हिंदुस्तान के आर्मी चीफ़ की, एयरफोर्स चीफ़ की, नेवल चीफ़ की, सीडीएफ जो उनका था उसकी लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लेते हैं, डिफेंस मिनिस्टर की क्लास लेते हैं, सबकी बजाते हैं और पाकिस्तान की फ़ौज की तारीफ़ भी करते हैं और चीन की भी बड़ी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं हिंदुस्तान की ये भी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, वो भी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, ये भी इक्विपमेंट ठीक नहीं है, ये भी थिंकिंग ठीक नहीं है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। और उधर से ये सारा के सारी किस्सा सुना के जो है और अपनी वीलॉग्स करके, और वो सबसे पहले मई जंग में उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि कम से कम 3 या 4 जहाज़ हिंदुस्तान के जो हैं गिर गए। तो एक प्रोग्राम उनका जो था फोर्स मैगज़ीन की वीडियो का, एक सिर्फ वीडियो जो थी वो उस वक़्त उनकी सस्पेंड हो गई थी या ब्लॉक हो गई थी। उनका वीडियो चैनल ब्लॉक नहीं हुआ, उनका मैगज़ीन ब्लॉक नहीं हुआ, उनके दफ्तर के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। प्रवीण स्वानी साहब को ये ख़तरा नहीं है कि रास्ते में वो जाएंगे तो रास्ते में ही गुम हो जाएंगे या उनके बीवी बच्चों को पता नहीं कहाँ होंगे, उनको कोई ख़तरा नहीं है, उनको वहाँ से दौड़ना नहीं पड़ा। वरना अगर प्रवीण स्वानी साहब पाकिस्तानी होते हमारी तरह, तो मुझे तो ख़तरा ये है कि प्रवीण स्वानी साहब को नेपाल से या बांग्लादेश से या भूटान से पहाड़ियों के ज़रिए, जिस तरह से बेचारे इमरान रियाज जो हैं उनको अफगानिस्तान की पहाड़ियों से निकल के दौड़ना पड़ा, तो प्रवीण स्वानी साहब भी बेचारे कहीं दरियाओं में से कश्तियों के ज़रिए वहाँ से निकल रहे होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रवीण स्वानी साहब हिंदुस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की दिन रात बजाते हैं, रोज़ बजाते हैं, उनको किसी ने नहीं उठाया, वो गुम नहीं हुए, उनको ज़िंदगी का कोई ख़तरा नहीं है, उनके ऊपर कोई केसेस नहीं है, उन्हें कोई उम्र कैद तो दूर की बात है, उन्हें किसी ने 4 महीने की सज़ा भी नहीं सुनाई। ये क्या है चीज़? ये वो चीज़ है जो आप में से बहुत बड़ी तादाद में ऐसे बेशर्म मुनाफिक लोग हैं जो इस चीज़ को देख के ये नहीं समझ सकते कि हिंदुस्तान का पॉलिटिकल मॉडल पाकिस्तान से कितना ज़्यादा सुपीरियर है। कितना ज़्यादा सुपीरियर है कि प्रवीण स्वानी हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान की बजाते हैं, फ़ौज की बजाते हैं, एयरफोर्स की बजाते हैं, नेवी की बजाते हैं, सीडीएफ की बजाते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बजाते हैं, बीजेएफ की, बीजेपी की बजाते हैं, सबकी बजाते हैं। ये सुपीरियॉरिटी है इंडिया के पॉलिटिकल मॉडल की, पाकिस्तान और जो 77 बरस की मुसलसल डेमोक्रेसी है वर्सेस द मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज्म इन पाकिस्तान, जहाँ एक आदमी पागल हो जाए तो पता नहीं वो कुछ भी कर सकता है, वो अच्छा आ जाए थोड़ा सा जनरल मुशर्रफ की तरह का तो हालात बेहतर भी हो सकते हैं, वो पागल आ जाए तो फिर कुछ भी हालात जो हैं वो हो सकते हैं। ये वो चीज़ है जिसको पाकिस्तानियों को सच्चे दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के ये टोटल कोई 25-30 ममालिक को अगर आप निकाल दें, पूरी रूह ज़मीन के ऊपर एक ही डेवलपिंग वर्ल्ड है जहाँ गुर्बत भी है, जहाँ बड़े मसले हैं, लेकिन वहाँ मसलसल जमहूरियत चल रही है, जहाँ रूल ऑफ लॉ है, जहाँ अदालतें हैं, जहाँ इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद ट्रांसफ़र ऑफ पावर होती है। एक इलेक्शन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन हारने वालों ने कहा कि नहीं हम इलेक्शन नहीं हारे, हम तो यहाँ से नहीं जा रहे, हम तो फ़ौज को बुला रहे हैं, हम तो फ़लाँ चीज़ कर रहे हैं। ये वो सुपीरियॉरिटी है हिंदुस्तान की हमारे ऊपर। हम बेचारे जो हैं पैदा होते हैं, पीठ पे हमारे एक वो बैल की तरह एक स्टैंप लग जाती है, बॉर्न इन पाकिस्तान। हमारा जुर्म ही है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए। अगर हम पाकिस्तान में ना पैदा होते तो हम कम से कम अपने माफिया ज़मीर को आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमारे हालात ये हैं कि आप पाकिस्तान में ना भी हों तो सच नहीं बोल सकते। इतना बड़ा जुर्म है पाकिस्तानी होना। मुझे किसी ने फ़िल्म बनाई थी चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड, ये चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड की कहानी है, लेकिन उसके बावजूद मुझे अफसोस ये होता है कि आप में से इतनी बड़ी तादाद में लोग बेशर्म और मुनाफिक हैं कि आपको ये सारी सूरत हाल देख के शर्म नहीं आती। उसके बावजूद आप कहते हैं वो हिंदुस्तान में 4 मुसलमानों के साथ ये हो गया, फ़लाँ चीज़ होगी। हिंदुस्तान में की जमहूरियत में रूल ऑफ लॉ है, वहाँ एक हिंदुस्तान की हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो अपोजिशन भी वहीं रहती है, उनको भी वहाँ से को दौड़ के बरतानिया में जाके पनाह नहीं लेनी पड़ती। बहरहाल इतना ही है। अभी बाकी इन चीज़ों की मैं डिटेल्स हासिल करूँगा। मैं प्रवीण सोनी साहब की अगर मुझे वीडियो ना मिलती ना तो मैंने ये वीलॉग भी नहीं करना था, लेकिन अभी फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। थैंक यू।